यार मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे एग्जाम का तैयारी कर रहे और सोच रहे हैं कि रेलवे एग्जाम में किस प्रकार से जीके जीएस से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम इतिहास यानी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री के अंतर्गत हम मौर्य वंश को पढ़ रहे हैं। ठीक है, और आज एक क्लास में मौर्य वंश जो है वह आपको लगभग लगभग खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम थोड़ा सा पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा है उसको पहले 10 मिनट रिव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे का जो है क्लास जो है वह प्रारंभ करेंगे। तो चलिए हम मौर्य वंश में हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, अशोक के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मौर्य वंश का जो है वह स्थापना किसने किया है। तो मौर्य वंश का स्थापना किया है आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने किया है? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य जो है नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हरा करके, क्लियर है, धनानंद को हराता है और उसकी हत्या करके नंद वंश को समाप्त कर देता है। नंद वंश का जगह पर जो है कौन सा वंश का स्थापना करता है? आपका मौर्य वंश। क्लियर है, तो मौर्य वंश का स्थापना किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। और ये मगध गद्दी पर कब से कब तक शासन करेगा? तो 322 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक का जो शासन होगा वो किसका होगा? चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है मगध गद्दी पर जो अगला शासक होगा वह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र होता है बिंदुसार। क्या नाम होता है? बिंदुसार। और बिंदुसार का जो है शासनकाल मगध गद्दी पर कब से कब तक होगा? तो 298 ईसा पूर्व से लेकर कब तक? 269 ईसा पूर्व तक। बात समझ में आए? इसके बाद बिंदुसार का जो अगला उत्तराधिकारी होगा बिंदुसार का ही पुत्र, क्लियर, जिसका नाम था अशोक। और हम पढ़ रहे थे अशोक के बारे में। ठीक, और अशोक का शासनकाल कब से कब तक होता है? तो 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक का जो शासन होगा वो मगध गद्दी पर कौन करेगा? अशोक करेगा। बात समझ में आए? तो हमने जो है अशोक के बारे में हम पढ़ रहे हैं और अशोक का जो है वह 4-5 क्लास हो चुका है। अगर आपने हमारा पहले का क्लास नहीं देखा है तो प्लीज पहले का क्लास देखिए। और हमने जो है कल लास्ट क्लास में यानी कल के क्लास में हमने जो पढ़ा है उसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं। रिव्यू करके फिर हम क्या करेंगे, हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने देखा था न्याय व्यवस्था के बारे में देखा था। तो न्याय व्यवस्था में जो है सबसे बड़ा न्यायालय जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था, और सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होंगे वह कौन होंगे? आपका सम्राट होंगे, यानी कि राजा होगा मुख्य न्यायाधीश के रूप में। और जिसे जो है वह धर्माधिकारी भी कहा जाता था। क्या कहा जाएगा? धर्माधिकारी कहा जाएगा। क्लियर है, धर्माधिकारी कहा जाएगा। आपका मौर्य वंश के शासनकाल में जो है वह न्यायालय कितने प्रकार के थे? न्यायालय जो है 2 प्रकार के थे। एक कहलाता था आपका धर्म स्थलीय, एक न्यायालय क्या कहलाएगा? धर्म स्थलीय। और दूसरा कहलाएगा आपको कंटक शोधन। क्लियर है, ये सब हम पढ़ा चुके हैं। कंटक शोधन। आपका धर्म स्थलीय न्यायालय जो है इसमें कौन सा मामला देखा जाएगा? इसमें देखा जाएगा आपका दीवानी मामला। दीवानी मामला कहने का अर्थ ये होगा कि पैसे से संबंधित हो या शादी विवाह से संबंधित हो, तो वह मामला किस में जाएगा? धर्म स्थलीय में। कंटक शोधन में मामला जो है वह कौन सा आएगा? इसमें आएगा फौजदारी। क्लियर है, कौन सा? फौजदारी। फौजदारी कहने का अर्थ क्या था कि फौजदारी में आपका मारपीट हो गया, हत्या से संबंधित जितने भी मामले होंगे वह किस में जाएगा? आपको कंटक शोधन न्यायालय में जाएगा। क्लियर है। फिर हमने ये भी बताया था कि अशोक के काल में आपका जो जिला लेवल पर जो न्यायालय होंगे उसे न्यायाधीश को क्या कहा जाएगा? तो राजू कहा जाएगा। क्लियर है। हमने फिर गुप्तचर व्यवस्था देखा था। गुप्तचर व्यवस्था जो है वह गुप्तचर के लिए जो है वह कौन सा वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था? गुप्त गुप्त यानी गुप्तचर के लिए गुण पुरुष इस्तेमाल होता था। ठीक है, क्या कहते थे इन्हें? गुण पुरुष। क्लियर है, गुप्तचर को क्या कहा जाता है? गुण पुरुष। और गुप्तचर जो है वह 2 प्रकार के थे। एक कहलाता था आपका संचार। संचार कहने का अर्थ था जो आपको जगह जगह पर घूम करके गुप्तचरी करते थे। एक होता था आपको संस्था। संस्था जो है एक जगह एकत्रित होकर के आपका गुप्तचर यानी कि जासूसी करते थे। तो हमने पिछले क्लास में गुप्तचर के बारे में भी पढ़ा था। मौर्यकालीन वास्तुकला के बारे में हमने देखा था कि मौर्य काल में अधिकतर भवन जो है वह किस प्रकार के थे? तो लकड़ी के भवन हुआ करते थे। और ऐसा साक्ष्य जो है वर्तमान पटना का कुम्हरार से भी मिला है। क्लियर है। अशोक ने जो है मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप का निर्माण कराया। जो अशोक के द्वारा टोटल स्तूपों का निर्माण कितना किया गया है? 84,000। और इस 84,000 में सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो आपको सांची का स्तूप। और ये सांची का स्तूप कहाँ है? तो आपको ये मध्य प्रदेश में। क्लियर है, मध्य प्रदेश में। फिर हमने जो है लास्ट क्लास में ये भी देखा था कि स्तूप का जो है संरचना किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो हमने देखा था कि एक अंड आकार होता है। ठीक है, और सबका हमने किस चीज को जो है किस चीज का जो है प्रतीक है और किस चीज को जो है सूचित करता है वो भी हमने बताया। जिसमें हमने बाहर का जो द्वार है वह तोरण द्वार। तोरण द्वार जो है वह स्तूपों को चारों ओर प्रवेश द्वार बने होते थे।
और ये चारों दिशाओं में बुद्ध के संदेशों के फैलने का, क्लियर है, वो सूचित करता था। इसके बाद था आपको वेदिका। अगर हमारा आपने लास्ट क्लास नहीं देखा है तो प्लीज क्लास जाके देखिए, ठीक है, आपको मैंने डिटेल से समझाया। अब वेदिका कहने का अर्थ ये होता है कि स्तूपों को चारों तरफ एक घेरा बनाया जाता है, यानी कि बाउंड्री बनाया जाता है, जिसे हम वेदिका या तो रेलिंग कहा जाता था, और जो पत्थरों के विभिन्न स्तरों या पट्टिकाओं से क्या होता था, बना होता था, और यह पवित्र भूमि का प्रतीक होता है। ठीक है, वेदिका किसका प्रतीक होता है, तो पवित्र भूमि का। ये जो अंड शेप में जो है, ठीक है, यह अंड शेप में जो है, यह अंड किसको रिप्रेजेंट करता था, यानी किसका प्रतीक होता था, तो शांति का प्रतीक। अंड जो है शांति का प्रतीक था। वही आप अंड के ऊपर जो वह हर्मिका होता था, चबूतरा टाइप का, और हर्मिका जो है जिसे हम देवताओं के घर अथवा पवित्रता का प्रतीक हम मानते हैं। हर्मिका किसका प्रतीक माना जाता है, तो आपको पवित्रता का प्रतीक। और इस हर्मिका के ऊपर ही जो है 3 प्रकार का छत्र होता था, जिसे हम छत्र कहते थे। और ये 3 छत्र था, और ये छत्र जो है वह स्थमूल से जो है आपको बना होता था। ये छत्र जो है या बुद्ध के विचार या भिक्षुओं का प्रतीक को जो है वह रिप्रेजेंट करता था। तो इस प्रकार से जो है स्तूप का निर्माण हमने देखा था कि स्तूप जो है उसका अलग अलग जो भी पार्ट्स हैं, यानी अंड हो गया, तोरण द्वार हो गया, वेदिका हो गया, या हर्मिका हो गया, या छत्र हो गया, उसका हर अलग अलग पार्ट का जो है वो अलग अलग ही क्या था, मतलब था। और अशोक के द्वारा जो है वो टोटल स्तूपों कितना निर्माण कराया गया, 84,000 स्तूप का निर्माण कराया गया। और इस समय यानी कि मौर्य काल में जो है सबसे बढ़िया जो वास्तुकला का जो ये पहचान है वो आपका स्तूप ही है। क्लियर है। इसके बाद जो है वो सबसे बड़ा स्तूप जो है मध्य प्रदेश में बनाया गया था, जो हम जिसे हम सांची का स्तूप कहा जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपको प्रश्न आता है। फिर हमने मौर्य काल यानी कि इसके समय में हमने सामाजिक जीवन के बारे में भी देखा कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, किंतु दूसरे धर्म को भी आदर करता था, और इसलिए बौद्ध धर्म अपनाने के बाद भी अपने नाम के साथ देवनाम प्रियदर्शी जोड़ के रखा था, और जिसका यह देवनाम प्रियदर्शी जो कि संस्कृत भाषा का शब्द है। क्लियर, तो इससे पता चलता है कि पहले प्रारंभ में तो ब्राह्मण धर्म था, ब्राह्मण धर्म को जो है वह त्यागने के बाद जब बौद्ध धर्म अपनाया, फिर भी जो है ब्राह्मण धर्म का क्या करता था, आदर करता था। क्लियर है। इसके बारे में और हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट कल के क्लास में देखा था कि मौर्य काल में जो है दास का प्रचलन था, और इस समय स्त्रियों यानी महिलाओं की स्थिति को अच्छे करने के लिए जो है महिला क्या कर सकती थी, पुनर्विवाह कर सकती थी। और जो महिला पुनर्विवाह करती थी या अपना स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करती थी, उन्हें कहा जाता था आपको छंदवासिनी। क्या कहा जाता था, छंदवासिनी। बात समझ में आया, यानी कि इस समय जो है महिलाएं क्या कर सकती है, पुनर्विवाह, अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो वह पुनर्विवाह कर सकती है और स्वतंत्र जीवन जो है व्यतीत कर सकती है, कोई रोक टोक नहीं था। और ऐसी महिलाओं को क्या कहा जाता था, छंद वासिनी कहा जाता था। इस समय जो है आपको स्वतंत्र रूप से जो है महिलाएं वैश्यावृत्ति भी करती थी, और ऐसी वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को, फिर ऐसे वैश्यावृत्ति करने वाले महिलाओं को जो है रूप जीवा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, रूप जीवा। यानी छंदवासिनी किसे कहते थे, छंदवासिनी कहने का अर्थ ये हो गया कि महिलाएं जो है पुनर्विवाह कर सकती है, वैसे महिलाओं को छंदवासिनी कहेंगे। रूप जीवा वैसी महिलाओं को कहा जाता था जो कि वैश्यावृत्ति या देह व्यापार का काम करती थी। बात समझ में है। इसी मतलब मौर्य वंश के शासन काल में जो है आपका लोगों का पंजीयन किया गया कि कब जन्म हो रहा है, मतलब बच्चे का कब जन्म हो रहा है, या लोग जो है कब मृत्यु हो रहे, कितना जन्म हुआ और कितना मृत्यु हुआ, इसका पंजीयन जो है सर्वप्रथम मौर्य वंश के समय में ही किया गया। इस काल का जो है सर्वश्रेष्ठ नमूना जो आपको वह स्तंभ था। इसी काल में पाटलिपुत्र नगर को जो है विश्व के नगरों की रानी कहा जाता था, ये भी हमने बताया था आपको। इस समय महल का मुक्ता जो है वह लकड़ी के बनाए जाते थे। क्लियर है। तो इस प्रकार से जो हमने मौर्य वंश का सामाजिक जीवन के बारे में भी पढ़ा, आपका न्याय व्यवस्था के बारे में पढ़ा, और वास्तुकला के बारे में भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो एक हम टोटल ओवरव्यू समझ लिए कि हमने लास्ट क्लास में आप लोग का रिवीजन भी हो गया। चलिए आज के क्लास में जो हम समझते हैं कि उस समय का जो है प्रशासनिक ढांचा कैसा था। ठीक, प्रशासनिक ढांचा कहने का अर्थ क्या है कि सबसे छोटी इकाई, जो हमने बात किया था कि सबसे छोटी इकाई क्या था, गांव था, और गांव का जो मुखिया मतलब मेन हेड कौन होगा, तो मुखिया होगा। तो फिर गांव के ऊपर जो है वह 10 गांव का हेड होता था, फिर 10 गांव को मतलब और गांव को मिला करके जिला होता था, और कई जिलों को मिला करके प्रांत होता था। क्लियर है, जो कि प्रांतपति के अधीन होता था, और कई प्रांत मिला करके जिसका नेतृत्व जो है वह राजा अपनी राजधानी से किया करते थे। क्लियर, तो इस प्रकार से प्रशासनिक ढांचा था। तो चलिए टॉपिक दे दीजिए आप कि मौर्य काल का प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार से था। ठीक है, प्रशासनिक ढांचा। ठीक है, प्रशासनिक ढांचा। तो प्रशासनिक ढांचा में सबसे टॉप पे कौन रहेगा,
तो सबसे बड़ा पद जो है, यानी कि सबसे बड़ा पद किसका रहेगा? तो सबसे बड़ा पद जो है वह स्वाभाविक सी बात है राजा का रहेगा। क्लियर है? उसके नीचे, ये राजा के नीचे जो है राजा का पुत्र, जिसे हम युवराज कहते थे, जिसे क्या कहा जाता था? युवराज। यानी कि राजा के नीचे जो है राजा का पुत्र युवराज होगा और सबसे बड़ा पद जो है वह राजा का होगा उस प्रशासनिक ढांचा में। ठीक है, सबसे टॉप पर कौन रहेगा? राजा, और उसके नीचे जो है जस्ट राजा का पुत्र, जिसे हम युवराज कहते थे। बात समझ में आया? अभी जो है सबसे छोटी इकाई देखा जाए तो सबसे, चलिए इधर हम फिगर बनाते हैं, फिर उसके बाद हम इधर लिखते चलेंगे, नोट करते चलाए जाएंगे। तो सबसे छोटी इकाई जो है वह कहलाता था गांव। ठीक है, सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगा? गांव कहलाएगा। और गांव का जो मतलब प्रधान होगा उसे हम क्या कहेंगे? मुखिया। यानी गांव का जो है, चलिए इधर हम पॉइंट भी करते जाते हैं। यानी कि सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? सबसे छोटी इकाई, तो सबसे छोटी इकाई हो गई आपका गांव। और गांव का जो है वह किस, गांव का नेतृत्व करता कौन होता है? यानी गांव किसके अधीन रहेगा? तो मुखिया के अधीन, या कहीं कहीं ग्रामीण भी लिखता है। क्लियर है? अच्छा, गांव को जो है 10 गांवों को मिला देंगे, यानी ऐसे ऐसे 10 गांव को मिला देंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे 10 गांव को मिला देंगे। ठीक है, तो उसको जो है वह प्रधान एक अलग होगा। तो ऐसे ऐसे 10 गांव का जो मतलब 10 गांव का छोटा मालिक या तो गोप होता था। ठीक है, यानी कि 10 गांव को अगर मिला देते हैं तो इसका मालिक कौन होगा? तो इसका मालिक को हम कहेंगे गोप। क्या कहेंगे? गोप कहेंगे। चलिए इधर हम लिखते हैं, यानी कि 10 गांव का जो मालिक होगा, 10 गांव का जो मालिक होगा, मालिक कहने का अर्थ ये है मतलब 10 गांव का जो है वो पूरा प्रशासन चलाएगा, उसे हम कहेंगे गोप। क्या कहेंगे? गोप कहेंगे। बात समझ में आए? तो सबसे छोटी इकाई हो गई गांव, और अगर 10 गांव को अगर हम मिला देते हैं तो 10 गांव को जो है कौन संभाल रहा है? तो 10 गांव को संभाल रहा है गोप। बात समझ में आए? गोप, या तो हम गोपी कह सकते हैं। और जो सबसे जो है वो प्रशासन का सबसे छोटी इकाई हो गया आपका गांव, और 10 गांव को मिला दिए। ठीक है, तो उसका जो प्रधान होगा, जो उसका मालिक होगा, उसे हम क्या कहेंगे? गोप कहेंगे। बात समझ में आए? फिर जो है वह कई गोप को मिला करके, ये हो गया आपका गोप हो गया, 10 गांव को मिला दिए। ठीक है, तो ये आपका गोप इसका प्रधान होगा। और कई गोप को मिलाएंगे, ठीक है, तब बनेगा आपको जिला। ठीक है, क्या बनेगा? जिला बनेगा। क्लियर है? तो हो गया, सबसे पहला हो गया आपका गांव, ये पहला हो गया गांव, दूसरा हो गया 10 गांव, और तीसरा हो गया आपका जिला। बात समझ में आया? और जिला को किस नाम से जाना जाता है? इसे हम 20 भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? 20 कहेंगे। और 20 का जो नेतृत्व कौन करेगा? तो 20 पति के हाथ में होगा। ठीक है, 20 पति। बात समझ में आया? यानी कि ये जिला को क्या कहा जा रहा है? इसे हम 20 भी कह सकते हैं। और 20 का जो है ये कौन, इसको नेतृत्व कौन करेगा? तो 20 पति। या हम ये कह सकते हैं जो राजू का अधिकारी है वो भी कर सकता है। बात समझ में आया? और कई जिला को मिलाएंगे तब जाकर के बनेगा हमारा प्रांत। ठीक है, तब जाकर क्या बनेगा? प्रांत बनेगा। और प्रांत किसके हाथ में रहेगा? तो प्रांत के जो है नेतृत्व करता है प्रांतपति होगा। ठीक है, प्रांतपति। और ये कई प्रांत को, टोटल प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो उस समय जो है प्रांतों की संख्या जो है वो टोटल 5 थी। क्लियर है? कितने प्रांत थे? 5 थे। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि प्रांत जो है एक तरह से राज्य हो गया, जो कि पूरे भारत को जो है वो 5 प्रांतों में बांटा गया था। और इन्हीं प्रांत को जो है वह चक्र भी कहा जाता था। बात समझ में? क्या कहा जाता? चक्र कहा जाता था। क्लियर है? तो आप फिर से समझिए, सब प्रशासनिक ढांचा में सबसे बड़ा पद जो है राजा का होगा। राजा के जस्ट नीचे जो है कौन होगा? युवराज। सबसे छोटी इकाई जो है वह गांव होगी, और गांव का जो प्रधान होगा उसे कहलाएगा मुखिया। और 10 गांव को मिला देंगे तो उसका जो नेतृत्व करेगा वो कौन करेगा? गोप करेगा। बात समझ में है? और कई 10 गांव जैसे कई मतलब ये समूह को अगर मिलाएंगे तब बनेगा हमारा 20, जिसे हम जिला कहेंगे। और ये 20 जो है किसके अंडर में रहेगा? तो 20 पति के नेतृत्व में रहेगा। बात समझे? और कई जिला को अगर मिलाते हैं तब बनता है प्रांत। ठीक है, कई जिला को मिलाएंगे तब क्या बनेगा? प्रांत बनेगा। ठीक है, कई जिला को मिलाएंगे तब क्या बनेगा? प्रांत बनेगा। और प्रांत का नेतृत्व किसके हाथ में रहेगा? तो प्रांत पति के नेतृत्व। बात समझ में है? और ये 20 पति, इसी में जो है राजू भी क्या करता है? इसका नेतृत्व करेगा, जो आज अभी वर्तमान में डीएम के बराबर है। क्लियर है? तो प्रांत जो है वो प्रांतपति के नेतृत्व में रहेगा। और टोटल प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो टोटल प्रांतों की संख्या जो है वह 5 थी। बात समझ में आया?
और इसी प्रांत को जो है वह चक्र के नाम से भी जाना जाता है। तो समझ लिए, तो मौर्य काल में सबसे बड़ा पद हो गया राजा का, उसके नीचे हो गया युवराज, क्लियर है। सबसे छोटी इकाई हो गई गांव, गांव का प्रधान हो गया मुखिया, और 10 गांव को मिला देंगे तो उसका नेतृत्व करेगा गोप, और कई ऐसे ऐसे 10 गांव के समूह को मिलाएंगे तब बनेगा 20, जिसे हम जिला कहेंगे। और 20 जो है वह किसके नेतृत्व में रहेगा, 20पति या राजू के नेतृत्व में। और कई ऐसे ऐसे जिला को अगर मिला देंगे तो उसे कहा जाएगा प्रांत, ठीक है, या तो हम कह सकते हैं इसको चक्र भी कहा जा सकता है। और प्रांत किसके नेतृत्व में रहेगा, तो प्रांत पति के नेतृत्व। टोटल प्रांतों की संख्या जो है मौर्य काल में कितनी थी, तो 5 थे। अशोक के शासन काल के पहले जो है प्रांतों की संख्या 4 थी। जब अशोक उड़ीसा में जो कलिंग है, कलिंग पर जब आक्रमण करके उस मगध के अधीन कर लेता है, तब प्रांतों की संख्या कितनी हो जाती है, 5 हो जाती है। बात समझ में आया। तो चलिए हम इन्हीं मौर्य काल में जो प्रांतों की संख्या जो 4 थी, यानी कि अशोक के शासन काल के पहले, उसके बाद अशोक के समय जो है यह हो गई 5। तो वह कौन कौन से प्रांत थे, चलिए हम एक बार डिटेल से देखते हैं। बात समझ में आया। तो सबसे छोटी इकाई गांव, 10 गांव को मिलाएंगे तो उसका नेतृत्व करेगा गोप, और कई 10 गांव के समूह को मिलाएंगे तो बनेगा जिला, और कई जिला को मिलाएगा तो बनेगा प्रांत, जिसे हम चक्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अशोक कालीन मौर्य साम्राज्य के जो 5 प्रांत है, वो 5 प्रांत कौन कौन से हैं, चलिए हम देखते हैं। तो देखिए मौर्य काल में जो है अशोक के शासन काल के पहले, ठीक है, प्रांतों की संख्या कितनी थी, मौर्य काल में पहले प्रांतों की संख्या थी 4, ठीक। जब अशोक आएगा तब प्रांतों की संख्या हो जाएगी 5, और ये 5वां प्रांत कौन जुड़ेगा, तो कलिंग जुड़ेगा। बात समझ में आए। तो चलिए, तो पहला प्रांत जो है वह कहलाया आपको कलिंग, ठीक है। ये कलिंग है कौन सा वाला एरिया, चलिए एक भारत का हम एक रफ डायग्राम बनाते हैं तो और आपको क्लियर होगा। ये हो गया हमारा भारत, ये भी वर्तमान भारत है, ठीक है। और ये आपका पाकिस्तान वाला एरिया है, और ये आपका अफगानिस्तान वाला एरिया। ये सभी जो है पहले भारत का ही अंग हुआ करते थे, ठीक। ये आपका नेपाल है, ये आपका भूटान है, ये आपका म्यांमार है, ठीक है। तो ये सभी जो है वो क्या थे, वो भारत के ही अंग थे। बात समझ में आया? तो सबसे पहला जो आपका प्रांत था ये हो गया आपका प्रांत, ठीक। इधर हम प्रांत लिखेंगे। तो पहला प्रांत जो है, सपोज मान लिया अगर कलिंग है, ये एक्चुअली वो सबसे लास्ट में हुआ था, तो चलिए इसी को हम पहले पढ़ते हैं। तो प्रत्येक प्रांत का जो है एक राजधानी हुआ करती है। जैसे अभी जो है भारत में अगर देखा जाए तो प्रांत प्रांत कितने हो जाए, यानी कि राज्य को जो है एक तुलना कर सकते हैं, प्रांत की तुलना हम किससे कर सकते हैं, राज्य से। तो जिस प्रकार से अभी भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं, उसी प्रकार से भारत में उस समय यानी कि मौर्य वंश के समय जो है वो राज्य कितने थे, तो 5, यानी कि 5 अलग अलग प्रांतों में बांटा गया था। क्लियर है। तो अभी जो है वो राज्य की राजधानी होती है, उसी प्रकार से जो है उस समय भी प्रांत की क्या होगी, तो राजधानी होगी। तो ये हो गया आपका प्रांत। चलिए पेन थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं तब आपको और क्लियर होगा, ना देखने में अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रांत हो गया, क्लियर है, क्या हो गया, प्रांत हो गया। और ये प्रांत का इधर चलिए राजधानी लिखते चलेंगे, ठीक है। और उससे जो संबंधित एरिया जो होंगे, ठीक है, जो कि अभी वर्तमान में जाना जाएगा, वो कौन कौन से एरिया उसके अंडर में थे, यानी कि प्रमुख स्थल, वो भी हम देखते चलेंगे। तब आपको जो है एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन कौन सा एरिया था, ठीक है। तो पहला प्रांत कौन है, तो पहला प्रांत हमने देखा कलिंग, जबकि ये सबसे लास्ट में जुड़ा था, लेकिन पहले हम लिख लेते हैं। तो कलिंग की राजधानी जो है वह कहाँ थी, ये थी आपकी तोसली। बात समझ में आया, ये कहाँ थी, तोसली। अच्छा, ये कलिंग कौन सा एरिया होगा, तो ये उड़ीसा वाला एरिया, ठीक है। ये आपका उड़ीसा वाला जो एरिया है, ये तो आपको पश्चिम बंगाल हो गया था, ये उड़ीसा वाला जो एरिया है, ठीक है, यही था आपको कलिंग था, ठीक है, कलिंग प्रांत था। बात समझ में आया। अच्छा, इसमें जो है कौन सा आपको स्थल हो जाएगा, तो इसमें प्रमुख रूप से जो है स्थल जो आपको वह कलिंग ही होगा। और इसी तोसली को जो है कभी कभी धौली के नाम से भी दे देता है। क्लियर है। दूसरा प्रांत कौन है, तो अवंती राष्ट्र, अवंती राष्ट्र। बात समझ में आया। और अवंती राष्ट्र की राजधानी कहाँ थी, तो उज्जैन, ठीक है। उज्जैन कहाँ है आपको, मध्य प्रदेश में, यानी समझ में आ रहा है कि मध्य प्रदेश वाला एरिया है आपका, ठीक है, मध्य प्रदेश वाला एरिया। तो उज्जैन में जो है कौन कौन सा आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा मालवा आ जाएगा, राजपूताना आ जाएगा, ये गुजरात वाला एरिया आ जाएगा, क्लियर है। और आपका काठियावाड़ी,
यानी कि ये जो पूरा एरिया देख रहे हैं ना, ये वाला एरिया, ठीक है, ये पूरा जो है इसको क्या कहते हैं हम, ये आपका अवंती राष्ट्र कहलाएगा, अवंती राष्ट्र कहलाएगा। ठीक है, इसमें कौन कौन सा एरिया होगा, तो अवंती राष्ट्र में जो है, चलिए नोट कर लीजिए, ये मालवा आ जाएगा, ठीक है, प्रमुख स्थल है। राजपूताना आ जाएगा, ये आपका राजस्थान वाला एरिया है, राजपूताना। साथ ही साथ आपका गुजरात आ जाएगा, क्लियर है। फिर काठिया बाढ़, काठिया बाढ़, बात समझ में आया। तीसरा जो है आपको प्रांत जो है, वह तीसरा प्रांत था प्रासी। तीसरा प्रांत कौन था, प्रासी। इसी प्रासी को जो है पूर्वी प्रांत भी कहा जाता था। सॉरी, पूर्वी प्रांत। और पूर्वी प्रांत की राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र। जो मुख्य रूप से जो है मगध पहले से था, वही पाटलिपुत्र, क्लियर है। तो ये पाटलिपुत्र, यही पाटलिपुत्र जो आपका गया और पटना ये वाला एरिया जो था, ठीक है, यानी कि ये बिहार वाला एरिया, यही पाटलिपुत्रा जो है प्रारंभ में मगध था, बस में। और यही आगे चल करके जो है पूरे भारत पे क्या करता है, अपना अधिकार कर लेता है। जब हम पहले महाजनपद पढ़ा रहे थे, 16 महाजनपद, तो 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली रहता है मगध। और यही मगध जो है आगे चल करके क्या होता है, पूरे भारत को जो है अपने अधिकार में ले लेगा। तो इसे जो है वो क्या कहेंगे, हम पूर्वी प्रांत कहेंगे, बस समझ में है, पूर्वी प्रांत। और ये पूर्वी प्रांत की राजधानी कहाँ हो जाएगी, तो पूर्वी प्रांत की राजधानी हो जाएगी आपके पाटलिपुत्र, क्लियर है। कौन सा हो जाएगा, पाटलिपुत्र, जो कि मेन मगध पहले प्रारंभ में था। अच्छा, इसमें कौन कौन से एरिया आ जाएगा, तो इसमें एरिया आ जाएगा आपको बिहार आ जाएगा, क्लियर है। बिहार के अलावे जो है आपको बंगाल आ जाएगा, ठीक है, बिहार बंगाल आ जाएगा। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश का भी क्षेत्र आ जाएगा, यानी यूपी वाला। ये हो गया आपका यूपी, ये हो गया आपका बिहार, और ये हो गया आपका पश्चिम बंगाल। तो ये जो पूरा एरिया जो है ये क्या कहलाएगा, इसे हम प्रासी या तो पूर्वी प्रांत कह सकते हैं। तो एक हो गया कलिंग हो गया, दूसरा हो गया अवंती राष्ट्र हो गया, और तीसरा हो गया प्रांत जो है वह प्रासी हो गया। बात समझ में आया। चौथा प्रांत कौन था, तो चौथा प्रांत जो था उसका नाम था उत्तरापद, यानी उत्तर वाला एरिया, उत्तरापद। और उत्तरापद की राजधानी कहाँ रहेगी, तो तक्षशिला, ठीक है। और यह तक्षशिला जो है शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था, ठीक है, तक्षशिला, ठीक है। और ये तक्षशिला की राजधानी जो है, ये इसके उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला हो गया। और इसमें एरिया कौन कौन सा मुख्य जो प्रमुख स्थल है, ये आपका गंधार हो गया, कम्बोज हो गया, ठीक है। तो गंधार यानी कि ये अफगानिस्तान वाला एरिया, क्लियर है। कम्बोज हो गया, ये गंधार कम्बोज, ठीक है, ये सभी एरिया आ जाएंगे। साथ ही साथ जो आपको ये पंजाब, यानी अभी जो भारत में पंजाब है वो भी, और पाकिस्तान में जो पंजाब है वो भी, ये पाकिस्तान का पंजाब आएगा। फिर आपका ये कश्मीर वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है, ये कश्मीर वाला, फिर अफगानिस्तान वाला एरिया। यानी कि ये पूरे एरिया का जो है, इसे हम किस नाम से जानते थे, तो इसे हम कहते थे उत्तरापथ। बात समझ में आया, क्या कहते थे, उत्तरापथ कहा जाता है। यानी कि इसमें कौन कौन सा एरिया आएगा, चलिए नोट कर लीजिए। गंधार आ जाएगा, कम्बोज आ जाएगा, क्लियर है। इसके बाद पंजाब आ जाएगा, ठीक है, इसके बाद कश्मीर आ जाएगा, और अफगानिस्तान आ जाएगा, अफगानिस्तान, क्लियर। तीसरे हम कहेंगे उत्तरापथ। पांचवा जो प्रांत था, वो पांचवा प्रांत था आपका दक्षिणापथ, यानी दक्षिण भारत वाला एरिया, दक्षिणापथ। और दक्षिणापथ की राजधानी कहाँ थी, स्वर्णगिरी, कहाँ रहेगी, स्वर्णगिरी। और इसमें प्रमुख स्थल कौन कौन से हो जाएंगे, तो विंध्य के, माने विंध्य पर्वत का दक्षिण का क्षेत्र, ठीक है, विंध्य पर्वत के दक्षिण का क्षेत्र, यानी दक्षिण भारत वाला एरिया, ठीक है। यानी कि दक्षिणापथ कौन सा हो जाएगा, तो ये वाला एरिया जो देख रहे हैं ना, ये हो जाएगा आपको दक्षिणापथ हो जाएगा। बात समझ में है। यानी कि प्रारंभ में जो एक मगध जो छोटा सा क्या था, महाजनपद था, वह आगे चल करके जो है ये पूरे भारत पे क्या करेगा, अपना अधिकार कर लेगा, ठीक है। तो ये अपना अधिकार कब के शासनकाल तक होता है, तो अशोक के शासनकाल तक। फिर जैसे जैसे जो है आपका अशोक की जब मृत्यु हो जाएगी 232 ईसा पूर्व में, यानी 232 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो जाती है, तब इससे कोई भी उत्तराधिकारी जो है वो उतना योग्य नहीं रह पाते, क्लियर है। साथ ही साथ जो है वह कई आर्थिक संकट भी आ जाती है, जिसके कारण जो है मौर्य वंश का धीरे धीरे क्या होता है, पतन की ओर जो है वह मतलब प्रस्थान करने लगे, क्लियर है। तो हम ये जो है आगे हम पढ़ेंगे कि अशोक के कौन कौन उत्तराधिकारी थे, और यह अशोक जो उत्तराधिकारी होंगे वो कोई भी
मतलब अयोग्य होंगे तथा शासन करने में सक्षम नहीं हो पाते, और क्या कारण था कि जो है मौर्य वंश का पतन हुआ है। क्लियर है? तो ये हम आगे के टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार से जो है मौर्य वंश के समय टोटल भूभागों को 5 प्रांतों में बांटा गया था। तो वो 5 प्रांत कौन कौन से थे? तो एक था आपको कलिंग, जिसकी राजधानी थी तोसली, और यानी कि ये उड़ीसा वाला एरिया हो गया वर्तमान में। दूसरा था आपको अवंती राष्ट्र, यानी मध्य प्रदेश गुजरात वाले एरिया, राजस्थान वाला एरिया, ठीक है, जिसकी राजधानी कहाँ थी? उज्जैन थी। तीसरा प्रांत था आपको परासी, जिसे हम पूर्वी प्रांत भी कहते हैं, यानी पूर्वी भारत वाले एरिया, और ये मुख्य रूप से जो मगध मेन था, ठीक है, और इसकी राजधानी होगी पाटलिपुत्र, बिहार, बंगाल और यूपी का एरिया। चौथा प्रांत आपको उत्तरापद, यानी कि ये आपका उत्तर वाला एरिया, जिसमें आपको अफगानिस्तान, पाकिस्तान, साथ ही साथ पंजाब, कश्मीर, ये सभी एरिया जो है किसमें आएंगे? उत्तरापद, जिसकी राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला, और तक्षशिला जो है वह शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था मौर्य वंश के समय में। अगला जो प्रांत था आपको दक्षिणापद था। दक्षिणापद की राजधानी कहाँ थी? स्वर्णगिरी। क्लियर? यानी विंध्य पर्वत के दक्षिण का क्षेत्र जो है वह दक्षिणापद कहलाता है। तो इस प्रकार से मौर्य वंश के जो है टोटल भूभाग जो है कितने प्रांतों में बटे हुए थे? तो 5 प्रांतों में बटे हुए थे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, बात समझ में आया? अभी हम चलिए अगला टॉपिक आप दे लीजिए कि अशोक के जो उत्तराधिकारी जो होंगे, ठीक है, अशोक के जो है वो कौन कौन उत्तराधिकारी थे। क्लियर है? उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो अशोक के उत्तराधिकारी, और अशोक के पहले भी कौन कौन से राजा हुए थे मौर्य वंश के, वो भी तो आप जानते ही हैं, वो भी हमने आपको बताया है। ठीक है, उत्तराधिकारी। क्लियर है? तो देखिए मौर्य वंश का जो है सबसे पहला शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद को हरा करके नंद वंश को समाप्त कर दिया, उसके जगह पर जो है मौर्य वंश को स्थापना किया था। तो मौर्य वंश का सबसे पहला शासक होगा चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आएगा इसका पुत्र आएगा बिंदुसार। क्लियर है? यहाँ तक हम जानते हैं। और बिंदुसार के बाद आएगा अशोक। क्लियर है? तो ये बिंदुसार भी जो है कोई काम का नहीं रहेगा, इसलिए बिंदुसार को जो है या तो पिता का पुत्र कहा जाता है, या तो हम पुत्र का पिता, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य भी जो एक महान सम्राट था, और बिंदुसार कोई अपने शासनकाल में किसी प्रकार के राज को जीत नहीं पाता है। इसके बाद जो अशोक होगा ये तो बहुत, मतलब बहुत सारे सामाजिक काम ऐसे किए हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी नहीं किया था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो है भूभाग को बढ़ाने का काम किया, और अशोक जो है सिर्फ कलिंग को जीता, और उसके अलावे जो है वह कई सामाजिक काम किए, और अपने उपदेशों संदेशों को पहुंचाने के लिए अभिलेख या शिलालेख या स्तंभ लेख का उपयोग किया गया, जो हम डिटेल से देखें। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य होगा, फिर बिंदुसार होगा, और फिर उसके बाद अगला उत्तराधिकारी अशोक होगा। ठीक है, फिर अशोक का जो है वो मृत्यु हो जाता है आपको 232 ईसा पूर्व। क्लियर है? यानी कि अशोक का मृत्यु कब हो जाएगा? 232 ईसा पूर्व जो है वो अशोक का मृत्यु हो जाएगा। ठीक है, कब हो जाएगा? यानी कि 232 ईसा पूर्व। ठीक है, 232 ईसा पूर्व जो है इसकी मृत्यु हो जाती है, और इसके मृत्यु के उपरांत, ठीक है, जो मगध गद्दी पर जो अगला शासक होगा वो अशोक का पुत्र होगा कुणाल। ठीक है, कौन होगा? कुणाल। यानी पहले चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक, और उसके बाद कुणाल होता है। क्लियर है? और कुणाल के बाद जो अगला शासक होगा जिसे हम कहते हैं दशरथ। दशरथ, यानी कि अशोक का बेटा कुणाल, उसके बाद अगला उत्तराधिकारी जो होगा वह दशरथ होगा। क्लियर है? यह दशरथ जो है कितने साल तक शासन करता है? तो ये आपको टोटल 8 साल तक जो है वह शासन करता है। और जिस प्रकार से अशोक जो है वह गया के बराबर पहाड़ में 4 गुफाओं को आजीवक संप्रदाय के लोगों को दान में देते हैं, जिसमें कर्ण, सुदामा, विश्व झोपड़ा और चौपार, वो था आपका 4 गुफाएं गया के बराबर पहाड़ में, जिसे आजीवक संप्रदाय के लोगों को दान में दिए जाते हैं। उसी प्रकार से ये अशोक का जो पौत्र होगा दशरथ, जो कि 8 साल तक मगध गद्दी पर शासन करेगा, ये भी क्या करेगा कि आजीवक संप्रदाय के लोगों को जो है, ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, आजीवक आजीवक संप्रदाय के लोगों को जो है गया में ही, ठीक है, गया में, लेकिन बराबर पहाड़ में नहीं, गया के नागार्जुन पहाड़ में जो है वह 3 गुफाओं को जो है क्या करेगा, मतलब आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए गया के नागार्जुन पहाड़ में 3 गुफाओं का निर्माण करवाएगा। कौन? अशोक का पौत्र यानी कि पोता, जिसका नाम था दशरथ। क्लियर है? ठीक है, तो 3 गुफाओं कुछ पहाड़ी पर करते हैं, तो नागार्जुन पहाड़ी पर। क्लियर हो रहा है?
नागार्जुन पहाड़ी पर। ठीक है, कितने गुफाओं का निर्माण कराता है? तो 3 गुफाओं का निर्माण कराता है। ठीक है, और अशोक भी हम जानते हैं कि गया के बराबर पहाड़ में, बराबर पहाड़ में, ठीक है, ये तो हमने आपको बता दिया है, गया के बराबर पहाड़ में जो है, ये गया कहाँ के, गया के बराबर पहाड़ में जो है वो 4 गुफाओं को दान में देता है, जिसमें 4 गुफा कौन कौन थे? सुदामा, कर्ण, विष झोपड़ी और चौपाल, जो अशोक देता है। उसी के तरह जो है दशरथ भी आजीवक संप्रदाय के लोगों को जो है गया के नागार्जुन पहाड़ी में, बराबर नहीं है, ये नागार्जुन है, दोनों मैच नहीं कर लीजिएगा, नागार्जुन पहाड़ी में 3 गुफाओं क्या करता है, ये दशरथ जो है आपको निर्माण कराएगा। और साथ ही साथ ये अपने नाम के साथ जो है अशोक के तरह ही क्या अपना नाम रखेगा? देव नाम प्रियदर्शी। ठीक है, ये देव नाम प्रिय रखेगा। और देवनाम प्रिय का मतलब क्या हो गया? देवता का पुत्र। क्लियर, ये सब हम पढ़ लिए। तो अशोक भी अपने नाम के साथ देवनाम प्रियदर्शी रखता है, और इसका पौत्र दशरथ भी अपने नाम के साथ देवनाम प्रिय रखता है। तो सिर्फ नाम रखने से तो वह अशोक नहीं ना बन जाएगा। ठीक है, अशोक बनने के लिए अशोक होना चाहिए। अशोक मतलब अशोक एक ही हो सकता है, अगर उसका कॉपी करेगा तो वो तो अशोक नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से जो है वो मौर्य वंश का पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक, फिर उसके बाद कुणाल, और अगला शासक जो है वह दशरथ होता है, जो कि 8 साल तक मगध गद्दी पर क्या करेगा? शासन करेगा। क्लियर है? तो अशोक का कोई भी उत्तराधिकारी जो है योग्य नहीं था। मौर्य वंश का जो है वह अंतिम शासक जो होगा, क्लियर है, अंतिम शासक जो होगा बृहदत्त नाम था उसका। क्या नाम था अंतिम शासक का? नाम आपका बृहदत्त। बात समझ में आया? कौन था? बृहदत्त था। ठीक है, ये बृहदत्त जो होगा वो आपको अंतिम शासक रहेगा। ठीक है, अंतिम शासक। अंतिम शासक किस वंश का? तो आपको मौर्य वंश का। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है? बृहदत्त। इसलिए इसके बीच में भी और शासक होंगे जिसकी जानकारी जो है वह इतिहास में नहीं है। तो मौर्य वंश का सबसे पहला शासक जो है चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक, उसके बाद कुणाल, और कुणाल के बाद जो है वह दशरथ होगा। और दशरथ के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए कि 8 साल तक मगध गद्दी पर शासन करता है, और ये भी अशोक के तरह ही अपने नाम प्रिय नाम देव नाम प्रियदर्शी रखता है। साथ ही साथ यह भी जो है आजीवक संप्रदाय के लोगों को गया के नागार्जुन पहाड़ी पर, बराबर नहीं, नागार्जुन पहाड़ी पर 3 गुफाओं का निर्माण कराता है। और इसके बाद जो है वह अंतिम शासक जो है वो मौर्य वंश का कौन रहेगा? बृहदत्त। क्लियर है? और यह बृहदत्त जो है वह अंतिम शासक, जो कि एक कमजोर और अयोग्य शासक था, और इसके शासन काल में ही, यानी कि बृहदत्त के शासन काल में ही जो है अशोक ने जो कलिंग को जीता था ना, यानी कलिंग, राजाभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग पर आक्रमण करके कलिंग को जीत लिया था। तो जब बृहदत्त का शासन काल होता है तो बृहदत्त के शासन काल में इस कलिंग को क्या करेगा? ठीक है, कलिंग को जो है वह छुड़ा लेगा। ठीक है, कौन छुड़ा लेगा? तो खारवेल, वहां के राजा खारवेल जो होंगे, ठीक है, कलिंग को क्या करेगा? छुड़ा लेगा। ठीक है, यानी कि मगध से क्या करेगा? फिर से जीत लेगा। कौन? खारवेल। बात समझ में आया? खारवेल राजा। तो अशोक का कोई भी उत्तराधिकारी योग्य नहीं था। मौर्य वंश का अंतिम शासक ये बृहदत्त होगा, और जो कि एक कमजोर और अयोग्य शासक था। और इसी बृहदत्त के शासन काल में कलिंग नरेश जो है खारवेल, कलिंग को क्या करता है? मगध से स्वतंत्र कर देता है। ठीक है, अब जो है मगध, ये कलिंग जो है वह मगध के अंतर्गत नहीं रहेगा। ठीक है, वह अब स्वतंत्र बन जाए, क्योंकि पहले भी अशोक क्या किया था? कलिंग को जो है वह उस पर युद्ध आक्रमण करके ही उसे अपने अधिकार में लिया था। फिर खारवेल क्या करता है? फिर कलिंग को बिल्कुल स्वतंत्र करा लेता था। किसके शासन काल में? तो अंतिम शासक बृहदत्त के शासन काल में। और यही बृहदत्त जो है, ये जो बृहदत्त देख रहे हैं, ठीक है, यही बृहदत्त जो है, इसी का सेनापति आएगा जिसका नाम रहेगा पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम रहेगा? पुष्यमित्र शुंग। क्लियर है? पुष्यमित्र शुंग। और ये पुष्यमित्र शुंग जो है किसका सेनापति होगा? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त का। ठीक है, ये रहेगा सेनापति। और ये सेनापति देखेगा कि राजा जो है वह क्या है? योग्य नहीं है, साथ ही साथ कमजोर राजा भी है। तो एक काम करो कि जो है, हम पहले से इतिहास में भी देख रहे, या तो सेनापति राजा को मार देता है, या तो पुत्र जो है वह अपने पिता को मार करके खुद गद्दी पर बैठ जाता है। तो वही जो है अभी तक परंपरा चलते आ रहा था। लेकिन मौर्य वंश में थोड़ा सा जो है वो सुधार हुआ था। लेकिन मौर्य वंश का जैसे ही अंतिम शासक बृहदत्त, जो कि एक कमजोर राजा है, क्लियर है, और कमजोर राजा इसीलिए तो कलिंग को जो है खारवेल क्या करेगा? मगध से फिर छुड़ा लेगा। तो इसी का सेनापति होता है पुष्यमित्र शुंग,
और यही पुष्यमित्र शुंग जो है वह क्या करेगा, बृहदत्त की हत्या कर देगा। ठीक है, किसकी हत्या कर देगा, यानी कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की जो है वह क्या करेगा, हत्या कर देगा। बात समझ में आया, हत्या कर देगा। यानी कि बृहदत्त जो हत्या कब करता है, जब पुष्यमित्र मतलब उसका तो सेनापति ही रहेगा, जिसने जो है सेना तो उसके पूरे कंट्रोल में है। तो बृहदत्त जो है एक बार क्या करता है कि सेना का निरीक्षण के दौरान जो है, मतलब कि निरीक्षण करते रहते, चलो हमारा सेना कैसा है, कैसा तैयारी है, और उसी निरीक्षण के दौरान उसका सेनापति यानी पुष्यमित्र शुंग जो है वह बृहदत्त की क्या करेगा, हत्या कर देगा। और हत्या करके मौर्य वंश को हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। और इस मौर्य वंश के बाद जो है, ठीक है, यह पुष्यमित्र शुंग जो है वह किस वंश का स्थापना करता है, तो शुंग वंश का। बात समझ में आया। यानी कि बृहदत्त का सेनापति पुष्यमित्र शुंग था, जिसने सेना का निरीक्षण के दौरान बृहदत्त की हत्या कर देती है। साथ ही साथ जो है मौर्य वंश के स्थान पर अब एक नया वंश का स्थापना होगा। ठीक है, और उस नया वंश का नाम क्या रहेगा, शुंग वंश। यानी कि मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश पढ़ना है, यानी कि शुंग वंश पढ़ना है। बात समझ में आया। हमने जो आपको एक ट्रिक बताया था, याद है, हसीन मुसुक सा, हसीन मुसुक मसुक सा, ठीक है, मसुक सा, जिसमें जो हमने बताया था, ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश और म से मौर्य वंश। अभी हमने मौर्य वंश तक कंप्लीट कर लिया। अभी मौर्य वंश के अंतिम शासक जो है बृहदत्त की हत्या जो है वो कौन कर देगा, उसी का सेनापति पुष्यमित्र शुंग। और इस मौर्य वंश के जगह पर अभी कौन सा आएगा, तो आएगा शुंग वंश। ठीक है, फिर आएगा कर्ण वंश और फिर आएगा सातवाहन वंश। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, फिर भी हम एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो उसको हम पढ़ते चलेंगे। क्लियर है। और बहुत जल्द जो है वो आपके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर का जो है वह हिस्ट्री का क्वेश्चन आ रहा है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और आपका जो है वह क्या तैयारी है वो भी अब पता चलेगा। साथ ही साथ वहाँ पर भी जो हम आपको कुछ मतलब थ्योरी बताते ही चलेंगे, जिससे जो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि आप लोग तो रिवीजन करिएगा नहीं, रिवीजन तो हमें वो कराना पड़ेगा। क्लियर है, तो आप उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। तो यहाँ तक समझ में आया कि मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त होगा, और उस बृहदत्त की हत्या उसी का सेनापति पुष्यमित्र शुंग करेगा और मौर्य वंश को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा, जिसकी स्थापना कौन किया था, चंद्रगुप्त मौर्य किया था। क्लियर है। और अब मौर्य वंश की जगह पर नया वंश आएगा, शुंग वंश। क्लियर है। तो ये जो है मौर्य वंश का जो है पूरा कहानी हमने पढ़ा। साथ ही साथ जो है हमने इसका स्थापना से लेकर के इसका मतलब एक तरह से कह सकते हैं समापन तक हमने मौर्य वंश को डिटेल से पढ़ा। क्योंकि डिटेल इसलिए क्योंकि मौर्य वंश से जो है मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अभी जो है थोड़ा सा और है कि मौर्य वंश का आखिर पतन का क्या क्या कारण हुआ। तो जब आप मौर्य वंश पूरा पढ़ लिए तो पतन का कारण भी आपको पता ही चल रहा होगा। ठीक है, पतन का कारण क्या था कि इतना बड़ा जो 137 वर्ष तक जो है मगध के मतलब भारत पर क्या क्या शासन किया, और शासन के बाद जो है पतन कैसे हो गया। तो कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है, आपको देखा जाता है अशोक का जो है युद्ध नीति का त्याग देना। ठीक है, अशोक का युद्ध नीति जो है वो त्याग देता है, युद्ध नीति। और ये युद्ध नीति कब त्यागता है, आपको तो पता है, कलिंग युद्ध के बाद, यानी कलिंग आक्रमण के बाद जो है 261 ईसा पूर्व में कलिंग आक्रमण करता है, जिसके कारण इतना भीषण नरसंहार करता है ये कि उस नरसंहार को देख करके इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और भैरी घोष की जगह पर धर्म घोष की स्थापना कर लेता है। और उसके बाद अपने मन को शांत रखने के लिए जो है बौद्ध धर्म अपना लेता है। तो ये एक राजा जो है अगर युद्ध नीति को ही त्याग देगा, तो अगला जो पड़ोसी राजा होगा वो तो ये नहीं देखेगा ना कि हाँ आपने युद्ध नीति का त्याग दिया था, चलो हम आपके साथ युद्ध नहीं करेंगे। वो तो मौका खोजेगा कि जहां पर हमको मौका मिलेगा हम आपके भूभाग को क्या करेंगे, फिर आक्रमण करेंगे और आक्रमण करके अपने अधिकार में कर लेंगे। यही काम तो चंद्रगुप्त मौर्य किया था। क्लियर है। तो अगर आपने जो है दूसरे पर आक्रमण करके उसके क्षेत्र को लिया है, तो आपके क्षेत्र पर भी आक्रमण करके दूसरा कोई ले लेगा। तो यही मेन कारण है कि आपका अशोक का जो है युद्ध नीति को त्यागना, ठीक है, युद्ध नीति को क्या करना, त्यागना, वह मौर्य वंश के पतन का जो है सबसे मेन कारण था। क्लियर है। इसके अलावा भी कई कारण थे कि अशोक ने जो है बौद्ध धर्म के प्रति अत्यधिक झुकाव था। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रति, ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रति जो है इनका अत्यधिक क्या था, झुकाव था। यानी एक राजा जो है राज्य को चलाना है, ठीक है, तब वह जो है एक धार्मिक कार्यों में इतना ही ज्यादा लीन हो गया, ठीक है, कि क्या कैसे शासन चलेगा, कैसे प्रशासन चलेगा, वो अब इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा।
ठीक है, तो बौद्ध धर्म के प्रति जो है अशोक का अत्यधिक लीन होना, यह भी क्या हो गया, पतन का कारण हो गया। क्योंकि अशोक के बाद जितने भी आपका शासक जो है, जैसे कुणाल आए, दशरथ आए या बृहदर्थ आए, ये सभी योग्य शासक नहीं थे जितने अशोक थे। तो अशोक को क्या करना था कि अपने आप को जो है ये सभी सोचना था। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जो है, वो राजा का पुत्र नहीं था, वो एक आम नागरिक था, और वह जो है वो किस प्रकार से जो है नंद वंश को मार करके अंतिम राजा सॉरी धनानंद को मार करके नंद वंश को समाप्त किया था, और एक आम नागरिक जो है वो राजा बना, और राजा सिर्फ बना ही नहीं, वो जो है पूरे भूभाग पे अपना अधिकार बनाया। तो वैसे जो है आपको दोनों नीति अपनानी पड़ेगी, सॉफ्ट इमेज भी रखना है और हार्ड इमेज भी रखना है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के प्रति अत्यधिक मतलब झुकाव बोलो या अत्यधिक लीन हो जाना, ये भी मौर्य वंश का जो है वह पतन का कारण बना। और चूंकि अत्यधिक लीन था, तो बौद्ध धर्म के लोगों को जो है वह इतना ही ज्यादा ध्यान दिया ना, मतलब बहुत ही ज्यादा दान देता है, मतलब हर चीज बौद्ध धर्म के लिए करता है। तो इसके कारण जो है वह राज्य में क्या हो गया, आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। बात समझ में आया? यानी कि अत्यधिक क्या किया, दान दिया। किसे दान दिया? आजीवक संप्रदाय लोगों को दान दिया। साथ ही साथ जो है वह बौद्ध धर्म को सबसे ज्यादा दान दिया। ये किसे? बौद्ध धर्म, यानी हर चीज जो है वो बौद्ध धर्म के लिए ही जो है कुर्बान कर दिया। तो जब अधिक दान देगा तो क्या होगा, राज्य में आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाएगा, और यह आर्थिक संकट के कारण जो है पैसे की कमी हो जाएगी, और ये भी जो है वह मौर्य वंश के पतन का कारण बन जाता है। क्योंकि जैसे पैसे आर्थिक संकट आएगा, पैसे कमी आएगी, तो सैनिक कम करना पड़ेगा, मतलब हर चीज ही जो है वो आपको कंप्रोमाइज करके चलाना पड़ेगा। और पतन का सबसे बड़ा कारण जो है वो अशोक का जो उत्तराधिकारी जो होगा, ठीक है, उत्तराधिकारी जो है वह योग्य नहीं था। ठीक है, यानी कि अयोग्य था। बात समझ में आया? ये सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि अगर ये योग्य रहता, तो जैसे जो है आपको चंद्रगुप्त मौर्य जो है एक बड़े राज्य की स्थापना किया था, उसी प्रकार से इसको उत्तराधिकारी भी कर सकते हैं। तो इसका उत्तराधिकारी का अयोग्य होना यह पतन का सबसे बड़ा कारण रहा। क्लियर है? साथ ही जो है विभिन्न अधिकारी भी जो है वह क्या हो गए, भ्रष्ट भ्रष्ट मतलब भ्रष्टाचार में लीन हो गए, मतलब भ्रष्टाचार करने। अब कोई भी अधिकारी देखेगा कि राजा जो है वो सही नहीं है, योग्य नहीं है, अच्छे शासन प्रशासन नहीं चला रहा, तो अपना अधिकारी भी क्या करेगा, मनमौजी करना प्रारंभ कर लेगा। ठीक है, वो अपना लूटपाट मचाएगा, चोरी करेगा, भ्रष्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये साथ ही साथ जो है अधिकारी भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, ये भी जो है आपको मौर्य वंश के पतन का कारण था। क्लियर है? तो यहाँ जो है आपका मौर्य वंश क्या हो गया, समाप्त हो गया। क्लियर है? मौर्य वंश समाप्त हो गया। अच्छा, अगला जो है मौर्य वंश के बाद पढ़ना था आपको शुंग वंश। तो हम आगे अभी शुंग वंश नहीं पढ़ा रहे हैं। इसके जो नेक्स्ट क्लास जो आपका आएगा, वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आएगा। क्लियर है? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर के आएंगे, और उसमें हम आपको डिटेल थोड़ा पढ़ाते जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर में जो है हम पहले जैन धर्म से हम प्रारंभ करेंगे, थोड़ा सा महाजनपद भी ले लेंगे उसमें। तो जैन धर्म से जैन धर्म, बौद्ध धर्म और मौर्य वंश। क्लियर है? और इसमें आपका बिंबिसार, हर्यक वंश, सुनाग वंश, नंद वंश को भी हम कवर करते चलेंगे। तो पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, आपका 100-150 क्वेश्चन होगा, तो उसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद जो हम फिर इसके आगे जो है शुंग वंश पढ़ेंगे, मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है आपका ये इनिशिएंट हिस्ट्री जो है आपको समाप्त हो जाएगा। फिर आपका हम मध्यकालीन इतिहास जो है वह प्रारंभ करेंगे। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी जल्दी कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और दोस्तों को भी कहिए कि जो है सब्सक्राइब करने के लिए। और क्लास अच्छा लग रहा है तो मतलब अब पूरा दम लुटा दीजिए। ठीक है, एक तरह से कहा एकदम विस्फोट कर दीजिए, एकदम इतना फैला दीजिए। क्लियर? क्योंकि आपके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग का भी जो फर्ज बनता है कि आप भी चैनल को मतलब ग्रोथ करने में क्या कीजिए, सपोर्ट कीजिए। क्लियर है? तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।